I V M। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, आपने वो नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स में मिला था उसकी वो सेरेमनी देखी थी क्या आपने, टीवी पर या ट्विटर पर? हाँ, मतलब मैंने क्लिप्स और फोटोग्राफ्स देखी, पूरी सेरेमनी तो नहीं देखी, हाँ लेकिन काफी उसमें बढ़िया थी। हाँ, और उसमें अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो भारतीय परिधान में थे, देखे हाँ थे हाँ आप? हाँ, वो इसीलिए वो फोटो इतने, हाँ उन्होंने कुछ धोती टाइप पहनी हुई थी और डुफ्लो ने जो है वो साड़ी पहनी हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा देख के। हाँ, तो हम लोग उसी से रिलेटेड, उनके वस्त्रों से रिलेटेड नहीं पर उनके काम से रिलेटेड चीजों पर डिस्कस करना चाहते हैं। एक कि तो इस बार का जो नोबेल प्राइज था वो तीन लोगों को मिला, एस्थर डुफ्लो, अभिजीत बैनर्जी और माइकल क्रेमर। और इन तीनों लोगों ने विशारद हासिल की है आरसीटीज में, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, और इस तरीके को उन्होंने अर्थशास्त्र में लाया है ये, और अर्थशास्त्र को करने का एक तरीका ही बदल दिया है, एक अलग नजरिया लाया है। तो इस पर थोड़ा चर्चा करनी चाहिए कि क्या है ये नया तरीका अर्थशास्त्र करने का। बिल्कुल, मतलब नोबेल कमेटी ने उनको ऐसा ही बोला है कि इन्होंने दुनिया में पॉवर्टी, गरीबी खत्म करने के लिए एक नया अस्त्र दे दिया है प्रैक्टिकली। हम्म। और ये काफी बड़ी बात है। हमेशा कोई नई नई खोजें तो होती रहती हैं, पर आप एक कुदाल नया दे दें जिससे नई खोजें, नई और तरीके की खोज हो सके, ये हमेशा नहीं होता है। तो ये सही में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका कि इन्होंने एक नई कुदाल बनाई है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। और तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज अपूर्व। अपूर्व मेरे साथ तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, एक प्रोग्राम मैनेजर हैं, और इससे पहले डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में सेक्टर में काफी काम कर चुके हैं, काफी फील्ड ट्रायल्स का हिस्सा रह चुके हैं राजस्थान इत्यादि जगह पे। तो अपूर्व, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय सौरभ, और आपके साथ पुलियाबाजी करने में बड़ा मजा आएगा। तो अपूर्व, हम जैसा करते हैं अक्सर शुरू से शुरू करते हैं, तो ये आरसीटी, तो आरसीटी पहले बताओ, ये आरसीटी क्या होता है? हिंदी में कैसे समझे आरसीटी को? ये अंग्रेजी का थोड़ा भयानक सा शब्द है जब इसको खोलते हैं तो तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। जी सौरभ, मेरे ख्याल से मुझे भी डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी, शब्दकोश खोलने पड़ेंगे इसको इसको आपके श्रोताओं को समझाने के लिए। नहीं नहीं, हम आरसीटी को आरसीटी बोलेंगे, एब्रिविएशन अच्छा है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन जस्ट समझने के लिए। तो इसमें रैंडम क्या है, कंट्रोल क्या है और ट्रायल क्या है, बस ये तीनों को जरा भेदते हैं ना। तो रैंडम ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको एक कोई भी सोशल पॉलिसी है, कोई सोशल इंटरवेंशन, या फिर कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम है, वेलफेयर प्रोग्राम है, उसकी इफेक्टिवनेस को अगर आपको जांचना होगा, उसके लिए हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका कि नाम होता है आरसीटीज। ये एक तरीके की शाखा है एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स की। और तो आरसीटीज में आर जो है वो है रैंडमाइज, मतलब कि हम लोग एक समूह को, लोगों को रैंडमली हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है ट्रीटमेंट ग्रुप। तो ये रैंडमली डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ? हम बेसिकली एक सिक्का उछालेंगे, हेड्स आया तो तू इस खाने में, टेल्स आया तो तू इस खाने में। तो इस तरह से अगर हम दो लोगों को बांट दें एक ग्रुप में, तो ये हो गया उनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि किसी को हमने देख के नहीं किया है कि तुम्हारे लिंग के हिसाब से, शक्ल के हिसाब से, हाइट के हिसाब से हमने तुमको बांटा नहीं है। हमने बिल्कुल जिस तरह से अगर ऊपर से फेंका और कहा कहीं छितर बितर के गिर गए, उस तरह से हमने तुमको बांट दिया। बिल्कुल सौरभ, ये और ठीक है ना? बिल्कुल सौरभ, और ये डेलिबरेटली किया भी जाता है। हम्म। जो भी आरसीटीज प्रैक्टिस करते हैं, जिसको कि रैंडमिस्टास भी बोला गया है, एक शब्द इन लोग के लिए निकाला गया है। तो रैंडमली इसलिए भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि कोई बायस ना आए उस डिवीजन में। वरना बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटर है वो हो सकता है कुछ अपने तरह से डिवाइड करे कि कोई कोई जैसे अगर आदमी ट्रायल कर रहा है तो वो बोले कि भाई आदमियों, सिर्फ आदमियों पे ट्रायल किया तो उसके प्रॉब्लम्स निकल के आ सकती हैं। तो ये इस तरीके की चीजों को अवॉइड करने के लिए, या फिर आपने सिर्फ अमीर लोगों पे कर लिया और पता चला कि गरीब लोग जिस तरह से रहते हैं या जिस तरीके एनवायरनमेंट में रहते हैं, या फिर जोग्राफिकली भी आपने अगर बहुत ज्यादा अपने एक्सपेरिमेंट को सीमित करके रखा है, तो उसके अलग अलग इफेक्ट्स आ सकते हैं आपके। बेसिकली जो आपने बोला जैसे बायस आ जाएगी
एक्सपेरिमेंट में, तो एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। तो इस बायसनेस को हटाने के लिए इस पूरी पद्धति में इस बायसनेस को हटाने के लिए हम लोग रैंडमली डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो भी इंटरवेंशन होता है वो हम लोग आपको ट्रीटमेंट ग्रुप को देते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम लोग इम्यूनाइजेशन पे, जो कि इन्होंने अपनी किताब अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो ने भी इसका उदाहरण दिया है कि मान लीजिए हम लोग को कहीं किसी एक पर्टिकुलर एरिया का इम्यूनाइजेशन इम्प्रूव करना है, रेट ऑफ इम्यूनाइजेशन इम्प्रूव करना है बच्चों में, मतलब वैक्सीनेशन। तो हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो पेरेंट्स हैं या माताएं हैं उनको हम एक इंसेंटिव देंगे या एक नज देंगे, और जो दूसरा ग्रुप है, जो कंट्रोल ग्रुप है, उसको हम वो नज नहीं देंगे। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट हम लोग दोहराएंगे। उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि किस ग्रुप में इस एक्सपेरिमेंट के बाद या इस इंटरवेंशन के बाद इम्यूनाइजेशन रेट इंक्रीज हुआ है। ये एक तरीके से अगर मोटा मोटा मैं अगर आपको बोलूं तो ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का एक पूरा एक परिभाषा है। तो इसमें कंट्रोल ग्रुप की क्या अहमियत है? आई मीन आपने रैंडमली जो डिवाइड किया, तो ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव है देखने के लिए, जैसे किसी भी साइंस में होता है, आपका एक हाइपोथेसिस होता है कि आपकी एक प्रस्तावना है कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अगर लोगों को 4 रुपए दिए जाएं तो उससे वैक्सीनेशन बढ़ेगा, और फिर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि ये ठीक है या नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ 4 रुपए दे करके लोगों को और उसके बाद ट्राई करें कि भाई उन लोगों का डेटा कलेक्ट करें, तो हो सकता है कि उस समय पे मान लीजिए उन्होंने कुछ अखबार में भी पढ़ लिया हो जिसकी वजह से इम्यूनाइजेशन रेट बढ़ गया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 4 रुपए ने फर्क किया या किसी और चीज ने फर्क किया? दरअसल सौरभ, आप आरसीटीसी आलोचना की तरफ ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो आपने जो बात बोली, नहीं, ये आलोचना वाले नहीं, मैं उस चीज पे बढ़ रहा हूँ कि ये कंट्रोल ग्रुप क्यों जरूरी है। तो मैं वो चीज जरा ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि भाई 4 रुपए नहीं किया या किसी और ने, तो अगर आप 2 ग्रुप बना लें कंट्रोल ग्रुप, और एक को आपने 4 रुपए दिए और दूसरे को नहीं, तो उनमें उम्मीद ये है कि बाकी सब चीजें समान होंगी सिवाय इस 4 रुपए के। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे हमें ये पता चलेगा कि ये 4 रुपए ने ही किया कि नहीं। तो इसलिए कंट्रोल ग्रुप जो है ये इम्पोर्टेंट। तो ये इकोनॉमिक्स की इजाद तो है नहीं, ये जो कंट्रोल ट्रायल वाली चीज है ये मेडिकल से आती है ना प्रणय? ये मेडिकल वाले के अलावा और किसी ने यूज किया है क्या पहले? नहीं, सबसे पहले तो शुरुआत मेडिसिन में ही हुई थी सौरभ इसकी, क्योंकि मेडिसिन में अक्सर हम लोगों को ये देखना पड़ता है ना कि कोई हम लोगों ने दवा दी, उसका असर हो रहा है या नहीं। उसके लिए एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता था, जो कि ऐसे ही है, पहले ग्रुप को रैंडमाइज कर देते थे, फिर एक ग्रुप को ट्रीटमेंट ग्रुप बोलते थे जिसको एक्चुअल गोली दी जाती थी या मेडिसिन दी जाती थी, और दूसरे ग्रुप को या तो मेडिसिन नहीं दी जाती थी या फिर एक ऐसी मेडिसिन दी जाती थी जिसका कोई असर ही नहीं होगा। मतलब आप मान लीजिए होम्योपैथी वाली दवाई देते थे उनको और पर होम्योपैथी से भी कुछ लोगों को लगता है ना कि ठीक हो गए हम। बिल्कुल। तो इसीलिए दूसरे जो कंट्रोल ग्रुप है उसको एक गोली देते थे जिसका कोई असर नहीं होगा, और फिर हम लोग के कंट्रोल ग्रुप को इसलिए देते थे क्योंकि उनको ऐसा ना लगे कि हाँ मुझे कोई गोली दी ही नहीं है इसलिए मैं शायद ठीक नहीं होऊंगा। तो उन्हें भी वो बायस जो रह सकता है उनमें, उसे खत्म करने के लिए उन्हें भी एक झूठी गोली दे देते थे, मान लीजिए इस तरह से। और फिर इसका इफेक्टिवनेस देखते थे कि ठीक है किस ग्रुप में ये जो हम लोग डिजीज ट्रीट कर रहे थे उस पर असर हुआ है या नहीं, और उससे फिर हम लोग समझ सकते थे कि ठीक है इसका असर गोली की वजह से हुआ है या और किसी कारण से हुआ। और मेडिसिन में 2 और टर्म होते हैं ना, ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड। ये भी बता दो क्योंकि इकोनॉमिक्स में नहीं है पर समझ में आना चाहिए ना कि जहां से ये चीज हमने इंस्पिरेशन लिया है वहां पे असली में क्या होता है, और इकोनॉमिक्स में कहीं पे हम यूज कर सकते हैं, कहीं पर नहीं भी कर पाते हैं। हाँ, तो ब्लाइंड ट्रायल्स, सौरभ आप भी बताइए इसके बारे में। तो ब्लाइंड बेसिकली होता है कि जिसको जब दवाई दी जा रही है तो मरीज को नहीं बताते कि तुम्हें दवाई दी गई कि नहीं दी गई। हर मरीज को लगता है मुझे असली दवाई दी गई, तो इसलिए ट्रायल जो है वो ब्लाइंड होता है। क्योंकि एक बार आपको पता चल गया कि आपको दवाई, आपने हर मरीज को दवाई दी, जो किसी को पता होगा नहीं भाई मैं तुमको बस अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दवाई दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। आपने अगर ये बताया तो एक तरह से आपका एक्सपेरिमेंट आपने खराब कर दिया।
हाँ, तो वो शायद दवाई लेगा नहीं ठीक से, या लेगा भी तो अगर दवाई लेने के और असर हैं जिसको प्लेसिबो इफेक्ट्स वगैरह बोलते हैं, वो असर नहीं करेंगे आप पे, अगर आपको पता ही है, कभी कभी करते हैं लेकिन उनका असर वीक हो जाता है। तो ये ब्लाइंड है कि भाई एक्सपेरिमेंट ब्लाइंड होना चाहिए, जिन लोगों पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है उनको नहीं पता होना चाहिए। आपके पास रहेगा हिसाब कि किसको हमने असली दवाई दी और नकली, पर हर मरीज को लगना चाहिए कि उसको असली दवाई दी गई। डबल ब्लाइंड ये होता है कि इवन दवाई देने वाले को भी नहीं पता कि मैंने किसको असली दवाई दी है। ठीक है, तो डॉक्टर जो है जो दवाई दे रहा है वो भी, उसको भी जो है जो एक्सपेरिमेंटर है वो एक लिस्ट बना लेगा जिसमें वो लिख देगा कि भाई ये वाली असली है कि नहीं, लेकिन डॉक्टर को नहीं समझ आएगा, उसको कुछ कोड वर्ड दे दिए जाएंगे कि भैया दवाई ए जो है वो दवाई ए मरीज 1 को देना, दवाई बी मरीज 2 को देना, पर ए और बी में कौन सी असली है ये नहीं पता होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब दो ग्रुप होंगे पर उन्हें जो इन्वेस्ट डॉक्टर है उसको खुद को नहीं पता होगा ट्रीटमेंट ग्रुप कौन सा है और कंट्रोल ग्रुप कौन सा। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों की तरफ से करके वो डबल, तो उससे भी, क्योंकि वरना वो लोगों ने ये बेसिकली देखा कि जब डॉक्टर की हरकतें हैं उससे मरीज को समझ में आ जाएगा कि ये सीरियस है मेरे प्रति की नहीं है। तो फिर डबल ब्लाइंड एकदम आज की डेट में दवाइयों में गोल्ड स्टैंडर्ड है कि अगर आप डबल ब्लाइंड टेस्ट करते हैं और फिर समझ में आए कि किस दवाई ने असर किया तो ये बढ़िया होना चाहिए। तो फाइनली मेरे ख्याल से इन्होंने, हमारे नोबेल प्राइज विनर्स का ये बेसिकली इनकी इंसाइट है कि एक तरह से जो हमारा इकोनॉमिक सोल्यूशन है, उन्होंने सोच लिया कि ये भी एक तरीके की घुट्टी पिला रहे हैं हम लोगों को, है ना, चाहे वो किसी तरीके की घुट्टी हो, कि लोगों को भाई हम 4 रुपए हम किसी चीज के लिए देना चाहते हैं या कोई भी चीज करना चाहते हैं, तो अब उस घुट्टी को भी हम असली घुट्टी की तरह ट्राई कर ले। कहने को लोग कह सकते हैं कि ये सबके सामने ही था, पर इन्होंने ही इस चीज को, ये आइडिया समझा और समझने के अलावा इन्होंने आइडिया को अप्लाई किया और प्रूव करके दिखाया। बिल्कुल। तो कुछ एग्जांपल्स देखने चाहिए क्या, कहाँ पे प्रूव हुआ, ये कैसे कह सकते हैं कि ये आइडिया सुनने में अच्छा लगता है पर काम भी करता है। हाँ, पर सौरभ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने से पहले हमें ये भी समझना चाहिए कि आरसीटी का अर्थशास्त्र में प्रयोग क्यों शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले भी तो अर्थशास्त्र चल ही रहा था, है ना। हाँ, ये तो ठीक बात है। तो ऐसा क्या है आरसीटी में कि लोगों ने इसका प्रयोग करना शुरू किया। अपूर्व, इस पे कुछ कहना चाहेंगे। प्रणय, ये आरसीटी सबसे पहले यूएस में शुरू हुआ था करीब 1930s और 40s में, वहां की पॉलिसी को समझने के लिए। और उस समय ये बहुत नया कॉन्सेप्ट था और ऐसा नहीं था कि लोगों ने इस चीज का स्वागत किया, इसको बहुत रेजिस्ट किया गया था। फिर 1930s और 40s में इसको समझने की कोशिश की गई और कि क्या पॉलिसी चल रही है, किन पॉलिसी का क्रियान्वयन अच्छे से हो रहा है, किन पॉलिसी का क्रियान्वयन अच्छे से नहीं हो रहा है। वहां से ये पॉलिसी के क्षेत्र में आरसीटीज ने एंट्री ली। 1970 और 80 के दशक में ये धीरे धीरे अपनी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जो कि एक और शाखा है अपनी इकोनॉमिक्स की और वो भी ग्रो हो रही थी, उसमें उसने एंट्री की, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में भी। और 1990 से जब माइकल क्रेमर, अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डुफ्लो और जेपैल के जो अन्य अर्थशास्त्री हैं, जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए, तब ये मेन स्ट्रीम में आया आरसीटीज। और वो एक ऐसा दौर था जो कि सौरभ ने भी अभी बोला कि इसको गोल्ड स्टैंडर्ड मानने लगे। ये एक शब्द, एक टैग यूज करने लगे कि इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड। आरसीटीज एक तरीके का गोल्ड स्टैंडर्ड है जिससे कि हम लोग ये देख पाएंगे कि कौन सी नीतियां अच्छी काम कर रही हैं या फिर कौन सी नीतियां अच्छी काम नहीं कर रही हैं। और अगर आप देखें जेपैल की वेबसाइट, ये क्लेम करती है कि जब से जेपैल बना है और जब से अपने अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो ने वहां पे उन्होंने उसकी स्थापना की है, करीब इन्होंने 700 से लेके 800 आरसीटीज इन्होंने इंडिया और इंडिया जैसे अन्य जो लो और मीडियम मिडिल इनकम कंट्रीज है वहां पे आरसीटीज उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और अपने जो भी चीजें हैं वो वहां की सरकारों को बताया है और वो पॉलिसी उस हिसाब से चल रही है। तो अभी के परिवेश में देखें तो आरसीटीज एक तरीके का काफी मेन स्ट्रीम हो गया है और इसी वजह से अगर आप देखें तो गूगल सर्च में भी आरसीटीज अगर आप देखें तो उसका ग्राफ पिछले 2 महीने में काफी ऊपर गया है। लोगों ने काफी पढ़ा है, लोग विमर्श कर रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और काफी अन्य डिबेट भी इससे जुड़ी हुई जो डिबेट है वो भी काफी इस समय मेन स्ट्रीम में आई हैं। और जैसे जैसे आरसीटीज मेन स्ट्रीम में आ रहा था वैसे वैसे इसके क्रिटिसिज्म्स भी मेन स्ट्रीम में आ रहे थे और कई लोगों ने, कई अर्थशास्त्रियों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है। क्रिटिसाइज सिर्फ जो इनके जो प्रैक्टिशनर्स उनको मतलब कोई पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं था, मेथोडोलॉजी में क्रिटिसिज्म था।
हाँ, तो क्रिटिसिज्म पर आएंगे हम लोग अपूर्व। पहले तो जेपैल मतलब अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब, जिसका एस्थर डुफ्लो, अभिजीत बैनर्जी और सेंथिल मुरलीधरन ने स्थापना की थी इस लैब की। तो और इस लैब का उद्देश्य था कि आरसीटी के तहत हम लोग यह सवाल पूछें गरीबी उन्मूलन कैसे किया जाए और क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे हम गरीब लोगों का उद्धार कर सके और हम लोग उनको गरीबी से उठा सके। तो ये उसका उद्देश्य था। पर उससे पहले तो आरसीटी के पहले इकोनॉमिक्स में क्या होता था सौरभ, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता था सौरभ? जैसे क्या कहते हैं, आरसीटी में मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है ये रैंडमाइजेशन और कंट्रोल का। हम्म तो उससे पहले आप डेटा देखते थे और पुरानी एवरेज से कंपेयर कर लो, एक ये आसान तरीका है। हम्म 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 तो इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं। काफी समय से स्टैटिस्टिकल तो हो ही गई है इकोनॉमिक्स। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ जो भी आपके रिजल्ट्स होंगे उनको डेटा को टैबुलेट करेंगे हम्म और उनको फिर क्रॉस टैबुलेट करके उनको कंपेयर वगैरह करेंगे। तो काफी अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप लगाएंगे, रिग्रेशन लगाएंगे, ये लगाएंगे कि भाई हम्म इस तरीके का ट्रेंड था और हम कोई लीनियर रिग्रेशन टेक्निक लगा सकते हैं कि भाई इस तरीके का ट्रेंड दिख रहा था, हमने ये इंटरवेंशन किया तो देखिए ट्रेंड चेंज हो गया, तो यानी कि हमारी टेक्निक ठीक है। हम्म हम्म हाँ, और आप उसके बाद में जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव आर्गुमेंट्स देंगे ही कि भाई मुझे लगता है ये ठीक इसलिए था क्योंकि ऐसा ऐसा ऐसा, कि कोई कॉजालिटी भी होनी चाहिए ना, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ हो गया, मुझे पता नहीं क्यों है पर ये ऐसा चलता है। लेकिन इन सब में दिक्कतें भी ये होती हैं कि भाई जैसा जो हमने आरसीटी के टाइम पे बोला कि भाई आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी वजह से वो चेंज हुआ, लेकिन उस समय हो सकता है कोई और चीजें भी हों जिसकी वजह से चेंज हुआ हो। लेकिन जो अच्छे इकोनॉमिस्ट वगैरह होंगे वो अक्सर बता लेंगे कि भाई नहीं, ये उनको वो अपने अनुभव से भी ये देख सकते हैं या फिर अपने क्वालिटी ऑफ आर्गुमेंट्स और मैथमेटिक्स से भी ये देख सकते हैं कि मेरा मेरा जो तरीका है वो अच्छा है या बुरा है। तो पहले इसी तरह से काम हो रहा था। हाँ बिल्कुल। तो मोटे तौर पर दो तीन टाइप की स्टडी होती थी ना सौरभ। पहले तो एक ये क्रॉस कंट्री कंपैरेटिव एनालिसिस होते थे। मतलब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि चीन में क्या चीजें काम की गरीबी उन्मूलन के लिए, और काफी देशों में देख सकते थे कि गरीबी उन्मूलन के लिए क्या चीज काम कर गई। और अगर ये डेटा हमारे पास काफी देशों का हो तो फिर हम लोग बता सकते थे ठीक है, भारत में भी अगर ऐसे ही हालात होंगे तो क्या चीज काम कर सकती है। तो इस टाइप की एक एनालिसिस होती थी। और पिछले कई सालों से इकोनॉमिक्स में तो आप पेपर लिख ही नहीं सकते थे अगर आपने रिग्रेशन नहीं किया हो तो रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि ठीक है, और किसी सेक्टर का एग्जांपल रहता है, ठीक है, हम लोगों को टेस्ट करना है कि एक आदमी आतंकवादी क्यों बनता है, मान लीजिए। और आतंकवादी ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमें देखना है आदमी अगर आतंकवादी बना है तो क्यों बना है। तो इसके लिए बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है उनकी परवरिश अलग हो सकती है, या उनकी उनकी गरीबी एक कारण हो सकती है, या फिर उनकी आइडियोलॉजी, वो किस विचारधारा में चले गए उसकी वजह से हो सकती है। तो ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिनकी वजह से फाइनली वह आतंकवादी बन गया। हमें पता नहीं है कि असल में ये हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, एक इक्वेशन लगाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं कि इनमें से कौन सा कारण सबसे ज्यादा एक्सप्लेन कर पाता है एक आदमी आतंकवाद बना है कि नहीं। तो फिर ये इक्वेशन से हमें पता पड़ता है, एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकलता है, उससे हमें पता पड़ता है कि ठीक है, शायद आइडियोलॉजी का असर 0.4 रहा है, या फिर ज्यादा असर गरीबी का रहा है, या फिर और किसी चीजों का। तो इस तरह से ही काफी चीजें डेटा कलेक्ट करके लोग पेपर्स लिखते थे, और फिर पेपर की आलोचना होती थी, फिर लोग और बेहतर एक्सपेरिमेंट करते थे। तो इस तरीके से साइंस और इकोनॉमिक साइंस का नॉलेज बढ़ता रहता था। बढ़िया। तो और इन सब में यही अक्सर होता भी था कि कोई एक रिजल्ट आया, फिर दूसरा आदमी उसको बोलता था कि भाई ये रिजल्ट तो ठीक नहीं है क्योंकि तुमने ये वेरिएबल नहीं देखा हाँ या वो वेरिएबल नहीं देखा। हाँ और ये इसीलिए गोल्ड स्टैंडर्ड वाली बात आई कि भाई आरसीटी ने बेसिकली आकर के ये क्लेम किया, भैया ये सब मुद्दा ही खत्म। हम्म। और हर चीज में आरसीटी नहीं हो सकता। अब आप टेररिज्म का आरसीटी करना मुश्किल है, लेकिन जहां हो सकता है उन्होंने किया। और इसलिए डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में उन्होंने ज्यादा फोकस किया। उन्होंने इकोनॉमिक्स में तो बहुत सवाल हैं,
लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि भाई गरीबी हटानी है तो उसके लिए क्या करें, तो जहां कुछ करने वाली बात है वहां ये ज्यादा मेरे ख्याल से उन्होंने भी इसका फोकस ज्यादा वहां रखा कि हम क्या करें। क्योंकि आप कुछ करके टेररिज्म में शायद आप वो कर सकते हैं कि आप कहीं पे अगर आपको दिख रहा है कि टेररिज्म बहुत है और आप कुछ करना चाहते हैं कम करने के लिए, तो शायद आप आरसीटी का प्रयोग कर सके, जहां पे भी आपका कोई इनपुट आप देना चाहते हैं देखने के लिए। क्योंकि कोई दवा होनी चाहिए ना, जो मेडिकल का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कोई, लेकिन एक मेडिकल से जो एक फर्क है वो भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आरसीटी में ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड करना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक जिसको कहते हैं बर्थ डिफेक्ट ही है आरसीटी इन इकोनॉमिक्स में, जो कि मेडिसिन में तो आप स्टडी को एटलीस्ट ब्लाइंड तो करते ही हैं और डबल ब्लाइंड भी करते हैं क्योंकि वहां पे गड़बड़ है। तो मेडिकल आरसीटीज का स्टैंडर्ड काफी हाई है और कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेडिकल में चलता है तो एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स में हम सेम नहीं है। एटलीस्ट स्टडी इज नॉट ब्लाइंड। क्यों सौरभ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ब्लाइंड कर सकते हैं ना हम लोग? थोड़ा मुश्किल है ना। आई मीन आप जैसे मान लो आप किसी को 4 रुपए देने हैं, आपको आप देखना चाहते हैं कि पैसे से क्या इंसेंटिव है। अब आप किसी को नकली रुपए तो नहीं दे सकते ना। हाँ उसमें नहीं, बट जैसे एक फेमस एक्सपेरिमेंट था डीवर्मिंग वाला ना, तो उसमें हम लोग कोई हाँ क्यों, अब देखो वहां पे क्योंकि मेडिसिन और इकोनॉमिक इफेक्ट मिल रहे हैं तब आसान है ना। तो वहां पे भी दवाई की बात है देखो, तो जहां दवाई वाला, और वो इनका सबसे सक्सेसफुल एग्जांपल है, वो इसीलिए है क्योंकि ये इतना परिपक्व है ये टेक्निक दवाइयों के लिए कि जहां पे आप दवाई के साथ में देख रहे हैं तो फिर इतने अच्छे से ओवर इयर्स ये इम्प्रूव हो चुकी है टेक्निक दवाइयों के मामले में कि दवाइयों के हिसाब से कोई इकोनॉमिक इफेक्ट निकाल रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छा है ना। अब आप बोल सकते हो कि भाई डीडीटी छिड़कने से जो है, आप यही नहीं देखना चाहते कि मच्छर कितने मर रहे हैं, आप देखना चाहते हैं जहां जहां हमने डीडीटी छिड़की वहां पर लोगों की इनकम में फर्क पड़ गया क्या। तो आप वो देख सकते हो। अब एक जगह असली डीडीटी छिड़क लो और एक जगह नकली छिड़क लो, पर हर जगह वहां देखोगे तुम कि वहां कहीं जहां पे भी ऐसा होता है वहां कहीं ना कहीं दवाई रहेगी, और कहीं आप क्लेवरली अगर ये लगा सको तो मेरे ख्याल से इंप्रूव ही हो जाएगा। पर मुश्किल है, इकोनॉमिक्स में हर जगह नहीं कर सकते। हाँ पर सौरभ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि जैसे टेररिज्म की स्टडी के लिए ये नहीं उपयोग हो सकता। मान लीजिए जैसे हम लोगों का ट्रीटमेंट है कि लोगों को स्कूल में डालने से 6 महीने शायद मतलब ऑर्डिनरी स्कूल, वो हम लोगों ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ऑर्डिनरी स्कूल में अगर हम लोग 6 महीने डाल दे तो शायद वह टेररिज्म की ओर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक ग्रुप पर यही है कि इसका एथिकल चीज जो है वो हम लोग को देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे वो टेररिस्ट बन गया कि नहीं? हम लोग तब तक इंतजार करेंगे क्या कि वो कोई आतंकवादी हरकत करेगा और फिर हम लोग रुकेंगे? पर किया जा सकता है वैसे। हाँ नहीं, लेकिन उसको आप डबल ब्लाइंड नहीं कर पाएंगे। वो करना मुश्किल है। मैंने कहा ऐसा नहीं कि हाँ, पर वही मैंने कहा टेररिज्म में भी आप तब कर सकते हैं जहां पे आप कोई कुछ उपाय डाल रहे हो। तो उपाय को तो टेस्ट कर ही सकते हैं, पर हाँ आप उसको डबल ब्लाइंड वगैरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ऐसा स्कूल बनाओगे जो एकदम नॉर्मल लगता है लेकिन वहां पे आइडियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, ऐसा कुछ ऐसा मुश्किल है। या फिर वो देखने में जो है वो आइडियोलॉजिकल स्कूल जैसा दिखता है पर वहां पे हम जो है सीबीएसई की बुक चलाते हैं ऐसा कुछ किसी को रिसर्चर को सोचना पड़ेगा। हाँ डबल ब्लाइंड और ब्लाइंड करना मुश्किल है, पर आरसीटी थोड़ा वीक आरसीटी हो जाएगा वो। हाँ वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसको वीक आरसीटी नहीं बोलते हैं, सब आरसीटी ही बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में एक ही वर्ड है। हाँ ठीक है, तो इसी बात पर चर्चा जारी रखेंगे, पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस का इस शो को सपोर्ट करने के लिए। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने एक वीडियो सीरीज बनाई है बिहाइंड द जर्नी नाम से, क्रिएटिव और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिलचस्प लोगों के साथ। ये उनकी चकाचौंध से परे आम जिंदगी की कहानियां हैं। तो सुनते हैं एक झलकी सिंगर जसलीन रॉयल के एपिसोड से। म्यूजिक थोड़ी एक्सपेंसिव हॉबी होती है, एंड फॉर मिडिल क्लास पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड दैट एंड सपोर्ट यू कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट. So I went to my music teacher and he said like, why don't you teach my batch? And I started taking his batches. So the goal was like to earn around 40,000 क्योंकि मुझे एक कीबोर्ड लेना था अपने लिए. I saved money every penny I made and I got that keyboard.
याद रहे, पैसों की बचत और प्लानिंग जरूरी है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। अब बिहाइंड द जर्नी के सारे एपिसोड्स देख सकते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के YouTube चैनल youtube.com/HDFC Life पर। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस के फाइनेंशियल सॉल्यूशन आपको मदद कर सकते हैं या नहीं। Terms and conditions apply. HDFC Life Insurance Company Limited, IRDAI registration number 101. तो हम लोगों ने डीवर्मिंग की चर्चा की थी अपूर्व, तो उसमें क्या हुआ था, या फिर और कोई उदाहरण जिससे हम लोग और बेहतर समझ सके किन किन प्रकार के सवालों के लिए उपयोग हुआ है आरसीटी का? बिल्कुल प्रणय। तो जैसे कि सौरभ ने चर्चा की इसकी डीवर्मिंग की, तो माइकल क्रेमर जो तीसरे नोबेल प्राइज विनर हैं, वो तीसरे ही हो गए। हिंदुस्तान में सब उनको भूल ही जाते हैं। हाँ? ऐसे कबाब में हड्डी है एकदम वो। अगर वो धोती पहन के आते तो हम उनका भी नाम लेते। मेरे ख्याल से अब इन तीनों को एक किताब एक साथ लिखनी चाहिए। ठीक है। तो माइकल क्रेमर ने ये 1990s में, मिड 90s में इन्होंने ये आरसीटी किया था कि उन्होंने अफ्रीका के कुछ स्कूलों में डीवर्मिंग की जो टैबलेट एल्बेंडाजोल है, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को प्रोवाइड की थी। और उन्होंने अपनी स्टडी में ये प्रूव किया था कि कैसे डीवर्मिंग से एजुकेशनल आउटकम्स बढ़े हैं। तो उन्होंने ये एक बहुत ही कई कड़ियां एक साथ जोड़ी कि डीवर्मिंग से बच्चों के जो हेल्थ था, जो उनका स्वास्थ्य था, वो इम्प्रूव हुआ। चूंकि अब स्वास्थ्य इम्प्रूव हुआ है तो वो स्कूल नियमित रूप से आने लगे, स्कूल नियमित रूप से आने लगे तो एनरोलमेंट बढ़ा तो आपका एजुकेशनल आउटकम्स भी बढ़ा। तो ये काफी ये सक्सेसफुल ये केस स्टडी है जो हम लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते भी हैं। आई मीन एजुकेशनल आउटकम के अलावा उन लोगों की फ्यूचर इनकम पे भी फर्क पड़ा, या सिर्फ फ्यूचर इनकम पे भी फर्क पड़ा, क्योंकि ये काफी लंबा लॉन्जिट्यूडनल स्टडी किया था माइकल क्रेमर ने। और ये भी उन्होंने प्रूव किया था कि उनकी जो इनकम थी अडल्टहुड में वो भी इम्प्रूव हुई है इस डीवर्मिंग से। और इसका मैंने यही आई मीन जो इसकी तारीफ मैंने सुनी है वो यही है कि आई मीन दुनिया में कोई और ऐसी चीज नहीं है जहां पर आप इतने सस्ते में इतना ज्यादा किसी की जिंदगी में फर्क ला सकते हो। क्योंकि वो एल्बेंडाजोल तो कुछ मेरे ख्याल से 1 रुपए या 2 रुपए की चीज आती है, और वो 1-2 रुपए से किसी इंसान की हर महीने की हजारों रुपए की इनकम या कुछ 100 रुपए की इनकम हर महीने की बढ़ जाती है 10 साल के बाद या 15 साल के बाद। तो इसका मतलब है कि स्कूल में एक बार वो डीवर्मिंग टैबलेट देने से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है लोगों के भविष्य पर। हाँ, तो ये सुनने में काफी आश्चर्यजनक भी है, और इसको फिर आप ऐसा क्लेम करेंगे तो कौन मानेगा कि ये एक गोली से इतना। और कोई ये भी बोल सकता है ना कि सिर्फ इसी गोली से फर्क पड़ता है, इसकी जगह मैं विटामिन ए की गोली दूं उससे नहीं पड़ेगा क्या? या फिर मैं इसकी दूं उससे नहीं पड़ेगा क्या? लेकिन इतने सारे टेस्ट और ये सब हुए, उसमें ये काफी प्रूव हुआ है कि इससे जितना फर्क पड़ा है वो और किसी चीज से नहीं पड़ा है। तो काफी लैंडमार्क स्टडी है माइकल क्रेमर की। और प्रणय इसी वजह से जो इन्होंने किताब लिखी थी 2011 में अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो में, इसीलिए इसका टाइटल और शीर्षक ही था पुअर इकोनॉमिक्स। और जो अगर मैं बोलूं अगर कि एक मोटे मोटे तौर पे इनका आर्गुमेंट ये था कि ये जो छोटे छोटे माइक्रो इंटरवेंशंस हैं, जिनको कि लोग प्लम्बिंग भी बोलते हैं, एक प्लम्बर की तरीके काम करना, ये माइक्रो इंटरवेंशंस ही अगर आप देखें तो ओवरऑल जो बाकी जो सोशल इंडिकेटर्स है ये इंप्रूव करेंगे और आपके हेल्थ आउटकम्स बढ़ाएंगे, आपके एजुकेशन आउटकम्स बढ़ाएंगे। यही पूरा मेन इनका आर्गुमेंट है बैनर्जी और डुफ्लो का, कि माइक्रो इंटरवेंशंस ज्यादा कारगर होंगे, बजाय हम लोग एक लार्ज बिग टिकट रिफॉर्म्स या फिर लार्ज बिग टिकट प्रोग्राम्स पे अगर हम लोग अपनी एनर्जी ना जाया करके हम लोग इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स इंक्रीमेंटल तौर पे अगर हम लोग प्रोग्रेस करें तो शायद हम लोग ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। तभी इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में भी एक एस कर्व की बात की है प्रणय, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि अगर एक थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर हम लोग ने थ्रेशोल्ड तक अगर हमने इस वर्क का सपोर्ट कर दिया इन माइक्रो इंटरवेंशंस के रूप में, और यदि वो थ्रेशोल्ड अगर उन्होंने वो क्रॉस कर जाएंगे तो वो जिसको वर्चुअस साइकिल भी हम लोग कहते हैं, वो उस वर्चुअस साइकिल उस ट्रैजेक्टरी पे चले जाएंगे। इसीलिए ये लोग अपने आप को प्लम्बर भी कहते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग एक एनालॉजी मैं कहूँ तो ये रहेगी। तो ये जो माइकल क्रेमर के बारे में आपने कहा, उसमें एक और बहुत जरूरी चीज थी। इससे पहले धारणा ये थी कि हेल्थ आउटकम्स जो है वो हमारे भारत में या फिर कई गरीब देशों में उसका मेन कारण रहता है भुखमरी, ठीक है। तो पर इस स्टडी के बारे में लोगों ने ये साबित किया कि कारण भुखमरी अब नहीं है, कुपोषण है।
और कुपोषण का कारण कई बार ये होता है कि लोगों को कई बार डायरिया हो जाता है अगर लो इनकम ग्रुप्स में, और वह कुपोषण को हटाने के लिए अगर ये एल्बेंडाजोल दे देंगे तो ये डायरिया नहीं होगा, और डायरिया नहीं होगा इसकी वजह से हेल्थ आउटकम बेहतर होंगे। तो ये बहुत लैंडमार्क इसलिए भी था क्योंकि इसने गरीबी हेल्थ आउटकम्स देखने का तरीका ही बदल दिया। कारण भुखमरी नहीं है बल्कि कुपोषण है, और उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। दूसरी चीजों को हम लोग, भुखमरी अभी इतनी बड़ी समस्या नहीं है भारत जैसे देश में। और हमेशा डायरिया ही नहीं, मतलब वो बेसिकली आपके पेट में वर्म रहेगा तो वो कुपोषण इसलिए क्योंकि काफी सारा न्यूट्रिशन वर्म खा जाता है। हाँ, और स्पेशली जब आप खाना कम ही खा रहे हैं, अगर वर्म ऐसा आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में खाना खाते हैं तो वो भी खा लेगा, आप भी खा लेंगे शायद थोड़ा। लेकिन ये है कि पेट में वर्म्स हैं तो वो आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो वर्म्स खाते हैं, तो आप कुपोषण का शिकार बिल्कुल होते ही हैं, जिसकी वजह से फिर आई मीन हाँ, जिसकी और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, ये स्टडी तो उन्होंने अफ्रीका में करी, लेकिन ये एक पहला प्रोग्राम है जो इवन हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ों बच्चों तक पहुंचा है। तो डीवर्मिंग द वर्ल्ड नाम की जो संस्था है वो इवन हिंदुस्तान में उन्होंने ये स्टडी की वजह से ये दवाई जो है ये करोड़ों बच्चों तक पहुंची है हिंदुस्तान में भी। तो ये तो मतलब आरसीटी की एक जीत हो गई ना, मतलब एक इंटरवेंशन जो कि अलग जगह पर हुआ और उसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे विश्व भर में हुई, और उसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी भी थोड़ी सवरी होगी। बिल्कुल। इसके अलावा ये तो इनका सबसे फेमस एग्जाम्पल है, पर कोई और जो कि इतना फेमस नहीं है, और कोई और एग्जाम्पल आप बताना चाहोगे अपूर्व? एक जो इन्होंने आरसीटी की थी वो राजस्थान में की थी। सेवा मंदिर एक काफी चर्चित एनजीओ है उदयपुर में, उनके साथ इन्होंने किया था कि बच्चों में इम्यूनाइजेशन रेट कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे इसको इंक्रीज किया जाए। तो उन्होंने 2 ग्रुप बनाए, और एक ग्रुप में जो भी उनकी माताएं थी उनको एक इंसेंटिव दिया कि हम आपको इतने 1 किलो या 1.5 किलो हम लोग चावल देंगे, यदि आप उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आते हैं तो आपको एक स्टील की कटोरी और 1 किलो दाल या चावल देंगे। ये एक तरीका से इंसेंटिव प्रोवाइड किया इन लोगों ने एक पर्टिकुलर ग्रुप को। दूसरा जो ग्रुप था उसको ये इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड किया गया, और ये स्टडी काफी लंबे तौर पे इन्होंने काफी लंबे समय तक की। उसके बाद जब एनालिसिस किया तो ये इन्होंने पाया कि जिस ग्रुप को इन्होंने ये इंसेंटिव दिया था उसमें इम्यूनाइजेशन रेट इंक्रीज किया, जिस ग्रुप में इन्होंने ये नज या फिर एक इंसेंटिव नहीं दिया था, ये प्रोत्साहन नहीं दिया था, उसमें इम्यूनाइजेशन रेट वैसा का वैसा ही रहा। ये सक्सेस मैं अगर कहूं तो हाँ, ये सक्सेस है, लेकिन ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कई और जगहों पे भी, कई और राज्यों में भी कुछ एनजीओज ने लागू किए। मैंने क्योंकि इनके बारे में पढ़ा जब मैं पब्लिक हेल्थ में काम कर रहा था। ये इंसेंटिव मॉडल हर जगह काम नहीं किया। कहने का मतलब अगर राजस्थान में काम किया तो जरूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ में काम करे, या फिर जरूरी नहीं कि महाराष्ट्र में काम करे। तो ये एक ऐसा था जो कि एक लोकलाइज सक्सेस में कहूं तो एक छोटा सा बैटल इन्होंने जीता, लेकिन वो वॉर अभी भी बाकी है। तो ये आरसीटी में कुछ ऐसा भी कहते हैं क्या कि आई मीन हो सकता है कि कोई क्योंकि एक जो चीज है जो कि आपने रैंडमाइज नहीं करी वो है ज्योग्राफी, है ना, तो जरूरी नहीं है ना कि जो एक जगह चीज चले वो दूसरी, और वो शायद इसमें कोई खराबी नहीं है, जो एक जगह चलती है एटलीस्ट उस जगह चलाओ, दूसरी जगह कुछ और चलाओ। तो जैसा आपने कहा माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स की बात है, अगर आप हजारों माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स हर जगह कर रहे हो तो आप हर जगह कुछ हो सकता है आप कुछ अलग चीज ढूंढे और वो ही वहां करो। पूरी हिंदुस्तान में जैसा आपने बोला, इनका कहना भी है ना कि कोई एक बड़ी पॉलिसी बड़े एरिया में लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह हजारों छोटी छोटी पॉलिसीज हर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ताल्लुक लेवल पे अगर हम इनोवेशन करें तो उससे लोगों का ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन क्या मेरी समझ से सौरभ, क्या ये स्टैंडर्डाइजेशन कम नहीं करेगा? क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार की नीति है कि 1200 ताल्लुक या 1200 ब्लॉक में एक पर्टिकुलर नीति का क्रियान्वयन करना है, और हर ब्लॉक या फिर हर एक तहसील जो है या फिर एक क्लस्टर में तहसील अगर हम लोग लेके चलें, वहां पे हम लोग अलग अलग कर पाएंगे, तो क्या क्रियान्वयन में समस्या नहीं होगी? क्या हम लोग की मशीनरी में, क्या स्टेट कैपेसिटी है, हम लोग की मशीनरी में इतनी कैपेसिटी है, क्या हम लोग वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। बिल्कुल सौरभ, उसी की यही आलोचना रही है, सबसे बड़ी आलोचना आरसीटीज की, कि ये स्केलेबल है नहीं,
और स्केलेबल नहीं है। मतलब अगर आपने ठीक है मध्य प्रदेश के एक तालुक में लगाया और अगर वह एक्सपेरिमेंट छत्तीसगढ़ के एक तालुक में नहीं काम कर रहा है, तो ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे आप? और इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद कितने लोग चलाएंगे इस एक्सपेरिमेंट को? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, अवसर लागत क्या होगी? क्योंकि अगर आप सरकार ये प्रोग्राम चला रही है तो 4 और प्रोग्राम नहीं कर पा रही होगी उस वजह से, क्योंकि टाइम और पैसा उसमें जा रहा है। तो आलोचना यही रही है कि अगर इतनी छोटी छोटी चीजें भी स्केल नहीं कर पा रही हैं, तो फिर क्या ये सरकार की पॉलिसी की तरफ से, स्टडी के रूप में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि यह पॉलिसी आपको करनी चाहिए, सरकार को ये इंसेंटिव देना चाहिए, और वो इंसेंटिव नहीं काम कर रहा है, तो हम लोग अब 500 डिस्ट्रिक्ट के लिए 500 एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते ना। पर मेरा एटलीस्ट मानना अलग है। मुझे लगता है कि हमको करने चाहिए, और मुझे लगता है वही जो चीज है वही, क्योंकि ये जो हमारा एक हिंदुस्तान का एक फेलियर रहा है कि हम एक चीज जैसे हमने नरेगा लगाया, हाँ वो भी एक हमारा पॉवर्टी एलिविएशन बड़ा प्रोग्राम रहा है हिंदुस्तान का, और बहुत जगहों पे बहुत चला भी है, ऐसा नहीं, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट हमारे प्रधानमंत्री जो उसके बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, वो भी वो प्रोग्राम हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो काम भी करता है। वो बोल नहीं सकते सौरभ काम करता है कि नहीं, डिपेंड करता है आपने क्या ऑब्जेक्टिव रखा है। ऑब्जेक्टिव देखा, हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ कुछ जगहों पे, क्योंकि कुछ जगहों पे कोई उसका, और कुछ जगहों पे उसका बहुत नुकसान भी हुआ है। हाँ मैं ये नहीं बोलता। तो इसके लिए आप कोई भी पॉलिसी एक पूरे हिंदुस्तान लेवल पे लगाएंगे तो इतनी डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में भी, तो जैसे एल्बेंडाजोल दिख गया, लेकिन अब डाइवर्सिटी का मतलब यही है कि आपको डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। अगर हम सिर्फ आंख बंद करें कि नहीं डाइवर्सिटी है लेकिन मैं तो समानता चाहता हूं अपने क्या कहते हैं एप्लीकेशन में, तो फिर कैसे चलेगा? सी इवन जो फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स इसलिए चलती है क्योंकि उसमें एक इनबिल्ट डाइवर्सिटी है, क्योंकि हर जगह पे एंटरप्रेन्योर जो अपने कस्टमर्स हैं उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमाइज करता है, बनाता है, और अपने आप ही हजारों अलग अलग चीजें हजारों अलग अलग जगहों पे बनती हैं। लेकिन एक डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स एक ऐसी यूनिक प्राणी है जहां पर एक सरकार केंद्र में बैठ के डिसाइड करना चाहती है कि मैं क्या करूं। तो एक ये जिसको बोलना चाहिए एक ये फंडामेंटल डिफरेंस है, और ये इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, पर सौरभ अवसर लागत के पॉइंट को आप कैसे बोलेंगे? समझ लीजिए इसका मतलब ये है कि मैं तो ऐसे बोलूंगा कि भाई जो चीज काम नहीं करती है वो तो एक तरीका का कंपैरेटर ही नहीं है ना। हम इस कंपेयर कर रहे हैं कोई चीज जो काम करती है उससे जो काम करती ही नहीं है। हाँ, इतने सालों के बाद में अब लोग थक गए हैं ना। आज तक डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स एक तरीके का कोई सक्सेसफुल स्ट्रीम नहीं है। मतलब बहुत लोग पिछले 50 साल से लोग कोशिश कर रहे हैं, पर डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के कोई बहुत सक्सेस स्टोरीज है नहीं। उसमें उसकी पूरे फील्ड की अवसर लागत देखो क्या रही है। नहीं सौरभ, आप ये कैसे कह रहे हो? इसमें भी मैं आपको चैलेंज करूंगा। जैसे एक बताओ कैसे? एक इसका जो लैंड प्रिचेट और इन लोगों ने चैलेंज किया है इसके ऊपर कि देखिए अब चाइना में इतनी समृद्धि आ गई, बहुत गरीब देश था वो भी, तो वो आरसीटी की वजह से थोड़ी ना आई। नहीं, पर वो इसीलिए आई क्योंकि ग्रोथ की वजह से आई ना। आपने गरीबी हटाने की कोशिश ही नहीं करी। तो मैं गरीबी हटाने के तरीकों के बीच में कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। तो एक गरीबी हटाने का तरीका ये है कि गरीबी मत हटाओ, अमीरी पे ध्यान दो। तो लोग अमीर बनेंगे तो गरीबी अपने आप हटेगी, है ना। और वो देखो तो वो तरीका अपने आप डिवर्स है ना। आप कोई ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप कोई चीज कर रहे हो जो कि हर किसी को आप देना चाह रहे हो। बिल्कुल, है ना। आप बेसिकली एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हो जहां पे लोग अपनी समृद्धि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बढ़ा सकें अपनी। हाँ, तो पर उसके लिए सरकार तो कुछ चुनिंदा चीजें ही कर रही है ना। जैसे सरकार ने किया होगा कि ठीक है मैं लेबर रिफॉर्म्स करूंगा, या फिर मैं लोगों की हायरिंग आसान कर दूंगा, या फिर प्रॉपर्टी राइट्स ले आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पॉलिसी, हाँ, तो लेकिन मैक्रो लेवल पे आप कोई माइक्रो इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। ये हमको एक फर्क करना है कि आप सेंट्रल लेवल पर इंडिविजुअल लेवल की इंटरवेंशन कर रहे हैं कि मैं हर किसी को कुछ देना चाहता हूं, या फिर आप एक पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंज कर रहे हैं कि लोग कुछ कर सकें। तो मेरे को तो मेन फर्क यही है कि सरकार कर रही है या लोग कर रहे हैं। जब सरकार कर रही है तो फिर वो छोटे लेवल पे होना चाहिए, बड़े लेवल पे नहीं होना चाहिए। हाँ, और लोगों के करने की
आप ऐसी सिस्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं जहां लोग और कर सकें, तो फिर आप सिस्टम लेवल पे करेंगे। इस बात में तुम्हें दम लग रहा है कि कुछ कर, तुम तो डेवलपमेंट एक तुम्हारे फील्ड की थोड़ी आलोचना हो गई है, तो जरा तुमको मौका देना चाहिए। हाँ, मैं थोड़ा सा असहमत हूँ आपसे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्टेट है या फिर जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसमें उनमें ये कैपेसिटी है कि वो इतने बड़े स्केल पे कोई भी इंटरवेंशन कर पाए। अगर आप ओनरशिप कम्युनिटीज को दे रहे हैं या फिर सिविल सोसाइटी को दे रहे हैं, तो एक तो कैपेसिटी नहीं है, दूसरा स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो ये जो आप जो ओनरशिप आप जो शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बेसिकली आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, अभी नहीं किया जा सकता, शायद अगर कैपेसिटी हो तो पॉसिबल है। हाँ, मैं तो उसको इस तरह से देखता हूँ कि यानी प्रॉब्लम है कैपेसिटी बनाने की। मैं तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिर चेंज करूंगा कि भाई फिर हमको कैपेसिटी बनानी चाहिए, क्योंकि यही सेम चीज प्रणय में बीच में मलेरिया वगैरह, क्योंकि गेट्स फाउंडेशन वगैरह मलेरिया पे बहुत काम कर रही है काफी सालों से, और उनका भी यही फाइनली है कि हम कोई ऐसा एक रामबाण उपाय ढूंढें कि जिससे पूरी दुनिया में मलेरिया खत्म हो जाए। अब वो चीज उन्होंने छोड़ी दी। वो भी अब माइक्रो पे आ गए हैं कि हर कम्युनिटी लेवल पे कहीं पर मच्छरदानी काम करती है, कहीं डीडीटी काम करती है, कहीं पर सफाई हर जगह अलग अलग चीजें काम कर रही हैं। और अब उन्होंने ये साध ही लिया है कि यार हम छोड़ देते हैं कि भाई कि कहाँ कोई एक जो रामबाण की तलाश है वो छोड़ दी जाए। और दरअसल अगर आप देखें तो जो भी जितनों ने भी इस पूरी मेथोडोलॉजी की आलोचना की है, वो इस चीज पे जरूर एम्फोसिस देते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडिटी या फिर जो रेप्लिकेबिलिटी है, ये आरसीटीज में बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा कि मैंने बोला कि जो सेवा मंदिर मॉडल है, क्या सेवा मंदिर मॉडल अन्य स्टेट में वैसा का वैसा ही रेप्लिकेट हो सकता है? ये जो चीज है, ये डाउटफुल है, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरिकल और कल्चरल और सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हैं जो कि काम करेंगे एक इकोसिस्टम में, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट होगा, बिल्कुल विपरीत होगा एक दूसरे इकोसिस्टम में काम करना। वो मैं समझ गया। तो बेसिकली आप एक छोटे एक्सपेरिमेंट से ब्रॉड क्लेम बना सकते हैं कि नहीं ये एक बात है। तो ये तो थोड़ा सा जो साइंस वाला चीज हो गया, इकोनॉमिक्स को हम मतलब इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है ना, साइंस में तो ये होगा कि भाई हमने अगर स्टडी कर लिया कि एक सेब पेड़ से कैसे गिरता है और वो समझ में आ गया, तो उसके बाद हम उसी चीज से ये भी बता सकते हैं कि भाई मंगल ग्रह और धरती जो है वो सूरज के अराउंड कैसे घूमती है, कि चंद्रमा कैसे घूमता है। आपने एक यूनिवर्सल लॉ निकाल लिया एक छोटे से ऑब्जर्वेशन से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साइंस जो वो साइंस में होता है, क्योंकि फिजिक्स तो हर जगह एक जैसी चलती है। लेकिन सोशल साइंस में मुझे लगता है ये शायद एक्सपेक्टेशन भी गलत है, क्योंकि अगर सोशल साइंस है तो एक सोशल वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। अगर सोसाइटी अलग है तो उस सोसाइटी में आप मुझे लगता है वो काफी शायद इकोनॉमिक्स को भी बड़ी गलत फहमी रहती है कि वो साइंटिस्ट हैं तो कि वही वो साइंटिस्ट वो टूलिंग सेम यूज करते हैं कि आप भी वो सेम गणित यूज कर रहे हैं, सेम स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन काफी चीजें कंटेक्सचुअल होंगी जो सोसाइटी के हिसाब से। कुछ चीजें हो सकता है कि वहां पे भी कुछ चीजें तो निकल आती हैं जो कि थोड़ी यूनिवर्सल हैं, कि जैसे भाई डिमांड और सप्लाई की वजह से अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं, या डिमांड कर्व कैसा है, सप्लाई कर्व कैसा है, कुछ चीजें शायद हैं यूनिवर्सल। लेकिन सारी चीजें क्या यूनिवर्सल हैं? जैसे आप ही ने बोला कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनसे दिखता है कि ये कुछ जगह तो चलते हैं ना, तो क्या वो नॉलेज हमारे लिए व्यर्थ है कि ये वहां चलता है? जैसे कि इस किताब में एक और उदाहरण दिया गया है, जो इन्होंने बेड नेट्स की बात की है। तो क्योंकि अफ्रीका और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे मलेरिया बहुत बड़ी समस्या है, और तो ये एक कम्युनिटी में ये लोग गए और इन्होंने बेड नेट दिए जिसमें कि ऑइंटमेंट लगा हुआ था, जिससे कि मच्छर नहीं आ सकते। एक ग्रुप को इन्होंने ये दिया, दूसरे ग्रुप को ये बेड नेट्स नहीं दिए। एक प्रांत में जहां पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो वहां पे बहुत सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि जिन्होंने बेड नेट लिए थे उनमें मलेरिया का जो इंसिडेंस है वो ड्रॉप हुआ उस कम्युनिटी में, और जिन्होंने बेड नेट नहीं लिए थे वहां पे मलेरिया या तो इंक्रीज किया या फिर वैसा का वैसा रहा। बेड नेट बोले तो मच्छरदानी। जी बिल्कुल। जब इन्होंने ये सेम एक्सपेरिमेंट एक अफ्रीका के दूसरे प्रांत में एकदम इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट में और इन्हीं फैक्टर्स के अंडर में इन्होंने जब रेप्लिकेट करने की कोशिश की, तब इन्होंने ये पाया कि भाई जिनको बेड नेट दिया गया था जिसमें कि दवा थी, जो जिसमें दवा थी, या फिर जिनको बेड नेट दिया गया जिसमें दवा नहीं थी, कई महीनों बाद उन लोगों ने उन बेड नेट का इस्तेमाल करने लगे मछलियां पकड़ने में। तो मतलब कि आपका एक एक्सपेरिमेंट एक कॉन्टेक्स्ट में सक्सेसफुल हुआ, लेकिन आपने उसको उठा के एक दूसरे इकोसिस्टम में रखा तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ।
और ये जो एक चीज है, यही एक क्रिटिसिज्म का एक पूरा एक जिसको कहते हैं कि सेंट्रल पॉइंट है। दूसरा, आप ये भी देखिए कि जैसे कि प्रणय ने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरे ख्याल से इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है और फाइनेंशियल कॉस्ट भी बहुत है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स माइक्रो इंटरवेंशन जरूर है, लेकिन ये काफी कॉस्टली एक्सपेरिमेंट है और इनके जेस्टेशन पीरियड भी बहुत लंबे होते हैं। और जैसा कि इन्होंने यहाँ पे जब इस किताब को लिख रहे थे, या जो भी जेपैल की जो रिसर्च जो इन्होंने की 2009-2010 में, इन्होंने जिन संस्थाओं के साथ जिनके साथ ये जुड़े, या अपना सेवा मंदिर हो गया, या फिर अपना प्रथम हो गया, बांग्लादेश में बार्क हो गया, ये सारे बहुत बड़े सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज थे। क्या इस प्रकार का स्मॉल इंटरवेंशन, स्मॉल प्रोजेक्ट बाकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे और मंझोले हैं, ये भी एक थोड़ा सा सोचने का विषय है कि क्या वो भी ऐसा कर पाएंगे? ये एक उनके लिए चैलेंज होता है, क्योंकि उनको कॉस्ट में भी अपना उनका कॉस्ट चैलेंज होता है और टाइम भी उनका एक चैलेंज होता है। तो ये ज्यादा इनकी आलोचना रही है क्या, कि सो बेसिकली एक है कि दूसरी जगह चलता है कि नहीं, और ये कि हर जगह कैपेसिटी है कि नहीं। बिल्कुल। तो लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह चलता है कि नहीं, शायद इसका एक फीचर ही है, बग नहीं है कि भाई ये शायद, क्योंकि जैसा आपने मुझे मछली वाला एग्जांपल दिया, तो बिल्कुल अगर कहीं पर लोगों को कुछ और यूज दिख रहा है एक मच्छरदानी को, क्योंकि आप फिशिंग नेट की तरह फिशरमैन कम्युनिटी यूज करेगी, बाकी लोग तो नहीं करेंगे। लेकिन अब ये चीज आप हर जगह टेस्ट करके ही देख सकते हो, तो ये शायद इसकी एक वीकनेस है। और मैं कहूंगा कि शायद जिन लोगों ने आरसीटी को ऐसे ओवरसेल किया कि अब बाकी तरीके छोड़ दो, हाँ, बिल्कुल अब यही एक तरीका है वो एक। और लेकिन आई मीन लेकिन हमारे ये अभिजीत बनर्जी हो या एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर, इनके डिफेंस में ये कहा जाए, ये लोग ऐसा नहीं बोलते हैं वैसे, है ना। इन्होंने ऐसा कभी नहीं क्लेम किया कि हमारा ही तरीका एक बचा है। इन्होंने यही बोला कि ये एक और कुदाल है, हाँ। कहीं पे इससे भी खोद लो। बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुरपा यूज करना बंद कर दो। बिल्कुल सौरभ, नहीं, ये इन्होंने कहीं भी क्लेम नहीं किया है कि आरसीटीज ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि क्या काम कर रहा है, कौन सी नीतियां काम कर रही हैं। इनफैक्ट अगर आप इनके पेपर पढ़ें, जो इन्होंने इनका जो काम पढ़ें, इनके रिसर्च पढ़ें जो उन्होंने 15-20 साल से किया है, तो आरसीटीज के अलावा भी बहुत अच्छे अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो ने पेपर लिखे हैं और उस पर रिसर्च की है। मेरे ख्याल से अभिजीत बैनर्जी का जो एक पेपर है और लैंड राइट्स पे, वो मेरे ख्याल से काफी अंडररेटेड पेपर है और बहुत शानदार पेपर है। तो ये क्लेम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि आरसीटीज ही एक ऐसा एक माध्यम, एक ऐसी एक जड़ी बूटी हमें मिल गई है जिसकी वजह से हम सब कुछ सारी समस्याओं का सलूशन हम लोग निकाल देंगे। और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जो एंगस डीटन है, वो भी यही चीज बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो आरसीटीज है, आप इसको एक हायर पेडेस्टल पे मत रखिए कि वो एकदम एक तरीके का एक अल्टीमेट एक सोल्यूशन है जो आपको जो भी एविडेंस देगा वो आप फेस वैल्यू पे ले लेंगे। ये एंगस डीटन साहब भी यही कहते हैं कि ये, और एंगस डीटन साहब कई सालों से इस पर लिख रहे हैं, कई सालों से इस पर विमर्श कर रहे हैं, कई सालों से इन पे चर्चा कर रहे हैं, और वो इनके योगदान को सराहते तो हैं इन तीनों को, लेकिन वो ये कहते हैं कि आरसीटीज को एक बहुत हायर पेडेस्टल पे आप मत रखिए। आरसीटीज में उतनी ही वीकनेस है, आरसीटीज पद्धति में उतनी ही वीकनेस है जितनी अन्य स्टैटिस्टिकल या इकोनोमेट्रिक्स के जो भी पद्धतियां हैं उनमें है। और हर पद्धति में, हर तरीकों में कुछ ना कुछ वीकनेस है, और आरसीटीज भी उनमें से एक है। ये डीटन साहब का मानना है। और मुझे एक अच्छी चीज ये लगी कि इनको नोबेल प्राइज आलोचनाओं के बाद मिला है। ऐसा नहीं है कि फटाफट नोबेल प्राइज मिल गया, उसके बाद में पता चला देखो किसको तुमने दे दिया, इसमें इतनी सब गड़बड़े हैं। तो पूरी इकोनॉमिक्स कम्युनिटी ने सारी आलोचनाएं समझी हैं इस पद्धति की, और इस पद्धति को अच्छे से समझ करके इसकी वैल्यू उन्होंने एक्सेप्ट करी है और उस वैल्यू को उन्होंने रिवॉर्ड किया है। बिल्कुल सौरभ, अगर आपको याद हो 2017 में जब रिचर्ड थैलर को मिला था अपने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पे, तब भी ये एक डिबेट छिड़ा था कि भाई ये तो टेक्निकल फिक्सेस हैं, ये तो सारे बैंडेड मेजर्स हैं, ये सिस्टमिक रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं रिचर्ड थैलर साहब। जो इनका बिहेवियरल चेंज का जो पूरी वो जो थी, और शायद अभी रिचर्ड थैलर हिंदुस्तान में भी थे, अभी आए थे शायद पिछले हफ्ते कुछ दिन पहले, नज थ्योरी। हाँ, नज थ्योरी, आपने सही बोला। तो ये उस समय भी ये बोला गया था कि भाई ये अल्टीमेट एक सोल्यूशन नहीं है सिस्टमिक रिफॉर्म का, इसको आप ले सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं, इसका क्रियान्वयन हो सकता है, लेकिन
इसके भरोसे आप बिल्कुल ना रहें। और भी कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो काम करेंगी इसके साथ। अगर आपको एक एक जिसको कहते हैं कि एक अच्छा एक समाज अगर आप देख रहे हैं, तो कई सारी चीजें काम करेंगी, तब जाके हम लोग उस मैट्रिक्स को पहुंच पाएंगे या उस सोशल इंडिकेटर तक हम लोग पहुंच पाएंगे। हाँ। तो हर एक पद्धति का हर एक समय थोड़ा सा आलोचना जरूर रही है। जब से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जब से ये मेन स्ट्रीम में आया है, तो अगर आप देखें तो हर दशक में एक नई नई चीजें आई हैं। कभी कोई बोला गया कि भाई डैम्स और हाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो, फिर कभी टेक्निकल सॉल्यूशंस आए, कभी माइक्रो फाइनेंस आया। तो हर चीज का है उसकी स्पेस भी है और उसके क्रिटिसिज्म भी है। तो ये सारी जो चर्चा है, विमर्श है, ये हर पद्धति में हर फील्ड में ये हर समय ये चली है। और सौरभ, ये अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो की बात नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी में अब ये हो गया है, एक धारणा हो गई है कि अगर आपने आरसीटी नहीं किया है तो वो मतलब वो क्लेम, तो आप कॉजेलिटी जो है, जो आप बोल रहे हैं कि इस कारण की वजह से ये हो रहा है, तो लोग उसको सीरियसली लेंगे ही नहीं। तो इसीलिए ये हायरार्की बन गई है कि भाई अगर तुमने आरसीटी नहीं किया तो मेरे से बात मत करो। हाँ, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये चीज गलत है, क्योंकि आरसीटी में भी जैसे अपूर्व ने बोला कई प्रॉब्लम है, और कुछ काम करता है का मतलब ये नहीं है कि कुछ और चीज उससे बेहतर काम नहीं कर सकती। बिल्कुल है ना। और दूसरी ये भी चीज है कि आप रैंडमली सर्च कर रहे हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में सॉल्यूशन को, तो आपने एक मच्छरदानी का प्रयोग किया। अब मच्छरदानी के अलावा 1000 और सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप हर 1000 चीजों के लिए तो एक्सपेरिमेंट करना लाजमी नहीं होगा ना आपके लिए। हाँ, और आप कर करके समय भी बहुत लगेगा, जिसको बोलते हैं कि सोल्यूशन स्पेस बहुत बड़ा है और आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसके बजाय हो सकता है कोई और तरीका हो जिससे कि आप थ्योरेटिकली या एनालिटिकली डिसाइड कर लो कि भाई ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। तो हमेशा प्रैक्टिकल की एक जगह होती है, लेकिन थ्योरी भी कोई कम पावरफुल नहीं है। बिल्कुल, हाँ, कि हो सकता है आपने लोगों की बस इनकम ही बढ़ा दी, ग्रोथ हो गई। हाँ, और ये सब चीजें लोग खुद ही फिगर आउट कर लेंगे ना। हाँ, कि किसको मच्छरदानी खरीदनी है और किसको ओडोमॉस लगाना है। हाँ, है ना? तो वो आप उस पर क्यों फोकस करते हो? ये लैंड प्रिचर्ड और इन लोगों का क्रिटिसिज्म रहा। हाँ, कि आप ये पॉवर्टी हटाओ की जगह अमीरी बढ़ाओ पे ध्यान दो। और ये मुझे इसमें बाय द वे जॉन राज का क्रिटिसिज्म सबसे यूनिक लगा है। उन्होंने एक नॉन इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म किया है आरसीटी का। तो वो इस तरह से उन्होंने एक आरसीटी का ये भी एक तरीका लोगों को क्यों पसंद आता है। लोग बोलते हैं ये नॉन पॉलिटिकल है, क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट बोलेगा हम करेंगे। अब इसमें आपने डीपॉलिटिसाइज कर दिया है। हाँ, वैसे ही पॉलिटिक्स का नाम बड़ा खराब है, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, पर पॉलिटिक्स का नाम तो बहुत खराब है। तो कहते हैं भाई वरना जो है कोई मार्क्सिस्ट ग्रुप बोलेगा ऐसा करना चाहिए, कोई दूसरा जो ग्रुप होगा वो बोलेगा ऐसा करना चाहिए, ट्रेडिशनलिस्ट बोलेगा ऐसा करना चाहिए। तो इसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया और देखा भाई जो काम करता है करेंगे। जैसा माओ ने बोला था, भैया बिल्ली जो पकड़ती है माउस चूहा, वो सबसे अच्छी बिल्ली, उसका कलर क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो हम बस बिल्ली ढूंढ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है जॉन रॉस का अच्छा है कि भाई आप सोसाइटी को डीपॉलिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनली सोसाइटी को कभी कभी पॉलिटिकल चॉइसेस बनानी है। और मैं जिस तरह से मेरे दिमाग में पॉलिटिक्स का जो एक डेफिनेशन रहता है, पॉलिटिक्स प्रोसेस है सोसाइटी का अपने आप में संवाद करने का और नेगोशिएशन करने का। कि एक सोसाइटी अपने आप में डिसाइड कर रही है ना कि हम कैसी सोसाइटी बनना चाहते हैं। तो आरसीटी ये नहीं डिसाइड करती कि हम कैसी सोसाइटी बनना चाहते हैं। और वो ये आप एक्सपेरिमेंट्स करके कभी कभी ये सवाल उन लोगों के हाथ में चला जाता है जो शायद आपको समझ में नहीं आया कि किसके हाथ में चला गया। हाँ, इसका एक उदाहरण दिया था उन्होंने उस आर्टिकल में। हम लोग लिंक भी करेंगे इन सब आलोचनाओं को इस एपिसोड में। तो उन्होंने कहा था कि जैसे अंडे की बात की जाती है, अंडा देना स्कूल में, है ना। और उससे जो जैसे अगर आप आरसीटी कीजिए और आपको पता पड़ा कि अगर आप एक अंडा दे देते हैं मिड डे मील स्कीम में स्कूल में, तो लोगों की जिंदगी काफी संवर जाती है। उसकी वजह से माइक्रो इंटरवेंशन से मैक्रो बेनिफिट हो सकते हैं। तो एक आरसीटी तो आपको ये कहेगा कि ठीक है आप अंडा दो, पर वो ये नहीं, पॉलिटिक्स नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग इसकी। हो सकता है भारत के कुछ प्रदेशों में अंडा नॉन वेजिटेरियन है, इसलिए लोग उसका अपोज करेंगे, कुछ और लॉबीज बनेंगे उसके विरोध या उसके समर्थन में। तो ये सब चीजें आरसीटी नहीं सॉल्व कर सकती। आप सिर्फ ये कह के कि अंडा देने से सब सुधर जाएगा,
उसमें ये सब चीजें जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो नहीं आ रही है। तो बिल्कुल और हो सकता है वो आपके प्रोग्राम में आपको यूजर एजुकेशन करना पड़े कि भाई हम ये अंडे बना रहे हैं जिसमें से मुर्गी नहीं निकलती, तो हम इस अंडे को वेजिटेरियन क्लासिफाई कर देंगे। ये पॉलिसी लेवल हो सकता है कि भाई देसी अंडे जो है उनको हम नॉनवेज बोलेंगे, लेकिन हम ये जो हमारे पोल्ट्री वाले अंडे हैं इनको हम तो ये एक पॉलिसी लेवल बड़ा चेंज हो सकता है हिंदुस्तान में, क्योंकि हो जाए तो शायद बहुत लोगों को फर्क पड़े, क्योंकि हिंदुस्तान में ये एगिटेरियन तो बहुत लोग हो ही गए हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर शायद उस पे हरी बिंदी लगी हो तो और लोग खाने लगे। बिल्कुल प्रणय, मैं एक और चीज ऐड करूंगा। आपने जो ये अंडा दो कैंपेन की जो बात की, क्योंकि कुछ साल पहले मैं अंडा दो कैंपेन के कुछ जो वॉलंटियर्स हमें जुड़ा था, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था मध्य प्रदेश में और झारखंड और छत्तीसगढ़ में, कि वहां पे एक बहुत ही एंट्रेंच्ड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेजिटेरियन लॉबी थी जो कि ये नहीं चाहती थी कि मिड डे मील स्कीम में, मिड डे मील के भोजन में बच्चों को अंडा दिया जाए। और इस पर बहुत लंबा संघर्ष चला। शायद मध्य प्रदेश ने शायद मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश और किसी एक राज्य ने शुरू भी कर दिया है। तो जॉन रेस का जो आर्गुमेंट है वो यही है कि भाई आपने एविडेंस तो दे दिया आरसीटीज के माध्यम से कि हाँ भाई अंडा देने से न्यूट्रिशनल आउटकम्स जो होंगे बच्चों के वो इम्प्रूव करेंगे, लेकिन आपका जो काम है वो यहीं तक खत्म हो गया। अब जो इम्प्लीमेंटेशन है ये उससे भी ज्यादा कठिन चीज है। इसको इम्प्लीमेंट करना एकदम ग्रास रूट में, उस ताल्लुक में, उस गांव में, उस आंगनवाड़ी में, ये सबसे कठिन चीज है। और इसीलिए उन्होंने अंडा दो का ये पूरा एक उदाहरण दिया। और बहुत अच्छा सौरभ ने ये टर्म यूज किया जो कि जॉन रेस ने भी किया, कि डीपॉलिटिसाइज किया जा रहा है आरसीटीज के माध्यम से पॉलिसी मेकिंग को। और मेरे ख्याल से मैं जो सबसे ज्यादा डिसएग्री करूंगा इस बुक से, वो लास्ट चैप्टर में इन्होंने इसको बहुत ही इस चीज को एम्फसाइज किया गया कि पॉलिटिकल इकोनॉमी और जो पॉलिसी मेकिंग है इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। और इन्होंने उदाहरण इंडोनेशिया का भी दिया कि जो वहां पे सुहार्तो थे, उन्होंने स्कूल्स की में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया 80 से 90 के दशक में, और उससे एनरोलमेंट बढ़ा, उससे एजुकेशन आउटकम बढ़ा, बजाय इसके कि सुहार्तो एक ऑटोक्रेटिक नेता थे। और उन्होंने ये एक उदाहरण दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका ये आर्गुमेंट है डूफो और बनर्जी का कि आप इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी को अलग करके रख सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग और पॉलिटिकल इकोनॉमी एकदम अलग विपरीत दिशा में जा सकती है, जो मेरे ख्याल से अगर हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी के छात्र हैं तो मेरे ख्याल से मैं इससे थोड़ा डिसएग्री भी करूंगा, क्योंकि जैसा कि आप हम लोग ने, जैसे कि जेम्स सी स्कॉट या फिर विलियम स्टर्ली भी बोलते हैं कि फिर तो ये तो वही बात हो गई हाई मॉडर्निज्म की, कि टॉप डाउन अप्रोच है कि हाँ भाई जो हमने बोल दिया एकदम टेक्निकल फिक्सेस वो होंगे, पॉलिटिक्स को अलग रखिए क्योंकि ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब करती है पॉलिसी मेकिंग को। ये काफी प्रॉब्लमैटिक है। और अगर आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जितनी भी बड़ी नीतियां हुई हैं पिछले 40-50 सालों में, जितनी भी कुछ स्टेट्स की भी ऐसी नीतियां हैं, वो पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी में एम्बेडेड है। मैं हाल ही में एक किताब पढ़ रहा हूं जो यूपीए की जो इकोनॉमी रही है 2004 से 2014 तक की, जो पॉलिटिक्स रही है राइट्स बेस्ड वेलफेयर स्कीम्स की, उसकी बात कर रहे हैं कि कैसे एक कोalition में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है और उस पूरी जो आपकी जो पॉलिसी मेकिंग जो मैकेनिज्म है वो उसी के इर्द गिर्द घूमता है। उसमें छीटाकशी भी है कोलिशन पार्टीज की, उसमें थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं। और अगर आप देखें तो एनडीए के जो पिछले 6 वर्ष हैं उस पे भी काफी लेख लिखे जा रहे हैं। क्रिस्टोफर जाफरेलॉर ने भी लिखा है हाल ही में एक लेख कि कैसे एनडीए अपनी तरीके की एक वेलफेयर स्कीम चला रही है, जिससे कि 2019 में उनको इससे काफी बेनिफिट मिला है। आप तमिलनाडु में देखिए तो कैसे पिछले 100 वर्षों में जो आप कहेंगे कि जो वहां की जो वेलफेयर स्कीम है या फिर जो एक वेलफेयर स्टेट उन्होंने जो स्थापित किया है वो मतलब कि इसमें कुछ कमियां भी हैं, खामियां भी हैं, वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक वेलफेयर स्टेट जो स्टैब्लिश किया है, अगर आप उसकी हिस्ट्री ट्रैक करें तो वो हिस्ट्री 1915 या 1913 में जाती है, जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या पेरियार ने जो मूवमेंट शुरू किया था। तो एक ओवरऑल पॉलिटिकल इकोनॉमी पीछे बैकड्रॉप में चली है, जिसकी वजह से ये पॉलिसीज, ये नीतियां आई हैं। तो ये एक जो चीज है वो मैं सौरभ से एकदम सहमत हूं कि डीपॉलिटिसाइज आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
पर सौरभ, इसमें मैं थोड़ा फिर से खलल डालना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये जो आलोचना है ये आरसीटी के प्रयोग की है, आरसीटी की नहीं है आलोचना है। हाँ हाँ, तो ये तो ठीक बात है, क्योंकि वो ये हाँ, नहीं कह रहे कि आरसीटी टूल गलत है, पर ये क्लेम करना आरसीटी को डीपॉलिटिसाइजेशन के लिए यूज करना, या ये कहना कि भाई हमने एक तरीका ढूंढ लिया जिसमें पॉलिटिक्स अलग रख लो, ये कहना गलत है। उन्होंने भी यही बोला है। हाँ बिल्कुल। तो वही, क्योंकि अगर ऐसा हो तो हम लोग अपेक्षा आरसीटी से बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हर हर सॉल्यूशन में पॉलिटिक्स तो आती ही है, पॉलिटिक्स को आप दरकिनार करके नहीं रख सकते। पर अगर हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आरसीटी पॉलिसी सॉल्यूशन और पॉलिटिक्स को अलग कर रही है, जबकि बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स है, बाकी जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं उसमें वो लोग ऑलरेडी मिला रहे हैं पॉलिटिक्स से, वैसा नहीं है। वो लोग भी कुछ सिंप्लिफिकेशंस कर रहे हैं जिसमें वो पॉलिटिक्स और पॉलिसी को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ठीक, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, कि ये रामबाण नहीं है, ये मेरे ख्याल से मैं इस चीज पे मैं भी सहमत हूँ आपसे। ठीक है, तो और कोई आलोचनाएं थी इसमें जो आपको अच्छी लगी? एक तो एथिकल आर्ग्यूमेंट है सौरभ, उसके बारे में आप और अपूर्व क्या सोचते हैं? ये एथिकल आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि अरे आप, दो चीजें इसमें। एक तो जो अपूर्व ने कहा कि आप ये सब छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर ये एक्सपेरिमेंट में आप ये तो देख ही नहीं रहे हैं कि जैसे सुहार्तो है वो एक डिक्टेटर है, और उनकी रेजिम में आप बोल रहे हैं ठीक है छोटी मोटी चीजें करके आप सुधार सकते हैं चीजें, लेकिन आप बड़ी चीज तो नहीं देख रहे हैं कि वो कैसे लोगों को पर इतने अत्याचार कर रहे हैं। एक ये है। दूसरा है कि आप इसमें जो पात्र हैं, जो इंसान है, इनको आप एक मतलब एक मीन्स के तौर पे यूज कर रहे हैं, ना कि एक एंड के तौर पे ना। मतलब आप उनको बेसिकली लोगों पे एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। हाँ, आप लोगों को लैब रैट नहीं बना सकते, ये दोनों। बेसिकली जैसे डीवर्मिंग के टाइम पे आपने जिन बच्चों को गलत दवाई दे दी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं हुई, क्या आप बोलेंगे कि भैया उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान दुनिया में लाभ हुआ, लेकिन वो जो 500 बच्चे थे उनको तो आपने महरूम कर दिया दवाई से। हाँ, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, इन दोनों आलोचनाओं के बारे में एथिकल? तो आई मीन ओवरऑल मेरे को लगता है ये वाली चीजें बाय द वे मेडिसिन की दुनिया में भी आती हैं। कि आप जैसे किसी को, जिसको आप कैंसर का इलाज कर रहे हैं, और आप किसी को शुगर पिल दे रहे हैं और किसी को असली दवाई दे रहे हैं, और फिर आप देखना चाहते हैं दोनों में क्या फर्क आया। तो इस चीज को, और वहां पे ये बहुत ज्यादा डिबेट्स हुई हैं ऑलरेडी कि भाई फिर आप उस आदमी के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे जिसको आपने दवाई नहीं दी। लेकिन आप ऑल्टरनेट देखिए कि दवाई थी ही नहीं, दोनों के पास ही नहीं थी, और आप देखना चाहते हैं दवाई कैसे काम करेगी, तो एक तरीका तो यही है दवाई को सही में चेक करने का। अदरवाइज जो उसके, जिसको कहते हैं जो अनसीन इफेक्ट है, वो बहुत ही ज्यादा है। आपने गलत दवाई अगर हजारों लोगों में बांट दी तो वो तो और भी ज्यादा गलत बात हो जाएगी ना। तो ये वाली जो एक चीज है, ये एकदम एक माइक्रो इंडिविजुअल लेवल में, वो भी रेट्रोस्पेक्ट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स की ये नियति है कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो एनीवे फेल होते हैं। तो ये हमको बाद में हम चुन के देख सकते हैं कि देखो ये एल्बेंडाजोल में, डीवर्मिंग में हो सकता है उन 100 बच्चों को, लेकिन ऐसे सैकड़ों और एक्सपेरिमेंट हुए होंगे जहां पे ना दवाई मिलने वाले को या ना मिलने वाले को, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। तो ये कहना ही कि कौन सी दवाई काम करेगी, ये ढूंढना ही ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी चीज है। और अगर किसी रैंडम कंट्रोल ट्रायल से कोई ऐसी टेक्निक निकलती है जो कि बहुत, जिसका एप्लीकेशन होता है, उसकी बहुत वैल्यू है, तो और उसके लिए हमको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। और इसके लिए कभी कभी लोग नेचुरल एक्सपेरिमेंट भी करते हैं बाय द वे, कि ऐसा नहीं आपको जरूरी है कि लोगों को शुगर पिल देने की जरूरत है। नेचुरल एक्सपेरिमेंट में ऐसा है कि आप क्योंकि आप बेसिकली एक कंट्रोल ग्रुप जो बनाएंगे, वो आप एक पॉपुलेशन में से जो ऑलरेडी लोग चल रहे हैं उनको इकट्ठा करके सिर्फ स्टडी करते रहेंगे। तो ऐसा, आपने कुछ बच्चों को दवाई दी और जिनको नहीं दी आप बस उनको स्टडी कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं है कि उनको जाकर के आपने कुछ अलग से करना है। तो ये आई थिंक हैंडल करने के तरीके तो हैं अलग अलग। मैं ये वाले, एटलीस्ट ये वाले एथिकल वाले पार्ट से सहमत नहीं हूँ। प्रणय, मैं अभी कुछ दिन पहले एक लेख पढ़ रहा था आरसीटी से संबंधित, और उसमें ये उदाहरण दिया गया था कि इसमें जो आपका ये जो एथिकल जो चीज है, ये डायमेंशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था, अब मुझे नहीं मालूम कि ऐसा हुआ था एक्सपेरिमेंट या नहीं, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कि एक सब सहारन अफ्रीकन कंट्री कोई है जहां पे HIV एड्स
का जो प्रेवलेंस है वो बहुत हाई है, तो क्या आप वहां पे आरसीटीज करके ये आप एक समूह को, एक ग्रुप को आप HIV एड्स कंट्रोल की मेडिसिन देंगे और एक को नहीं देंगे, ये इसका क्या एथिकल बेसिस होगा? ये जो एथिकल डायलेमा जो चलेगा उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे अपने अपने जहन में, अपने दिमाग में? एक ये चीज, लेकिन ये ऑलरेडी अप्रूव होता है ना मेडिसिन में, वो दवाई ही बनी होगी ये टेस्ट करके। बिल्कुल, लेकिन ये आप कैसे निर्धारित करेंगे कि ये जो समूह है जिसको कि HIV एड्स है, हम इनको ये दवा नहीं देंगे? नहीं, अब ये है कि ये दवाई ऑलरेडी प्रूवन है और अब हम ये दवाई एडमिनिस्टर करना चाहते हैं कि नहीं, ये बात है कि दवाई अभी प्रूवन ही नहीं है। दवाई प्रूवन है, दवाई प्रूवन है, दवाई प्रूवन है कि दवाई देना अच्छा है कि एजुकेशन कैंपेन चलाना अच्छा तरीका में भी, अब इन चीजों के बीच में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर एक बार लेकिन HIV हो गया तो एजुकेशन का कुछ नहीं होगा, तो दवाई तो चाहिए ही होगी ना उसके बाद। तो ये मुझे लगता है ये कहीं पे शायद जो लोग मेडिसिन से या साइंस से आते होंगे उनमें ये सवाल आएगा ही नहीं अपूर्व। क्योंकि मुझे लगता है काफी सारे लोग जो सोशल साइंस में है वो पहली बार डबल कंट्रोल टेस्ट से अवगत हो रहे हैं सोशल साइंसेस की वजह से। लेकिन साइंस में जैसा आपने बोला ये 1930 से ये तरीका चल रहा है और यही एक तरीका है दुनिया में ह्यूमैनिटी के सामने दवाइयां बनाने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हाँ, और कहीं ना कहीं ये जो क्रिटिसिज्म है ये वास्तविकता से बहुत परे है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इन सब चीजों से काफी लाखों करोड़ों लोग वैसे ही इफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर इन छोटे एक्सपेरिमेंट से अगर हम लोग सोल्यूशन ढूंढ पाए तो काफी ज्यादा लोगों को बाद में फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं तो, और एक और दूसरा क्रिटिसिज्म सौरभ, वो भी इंटरेस्टिंग था, उससे तो मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं कि अगर कोई डिक्टेटर है तो आप उसके वहां पे एक्सपेरिमेंट करके उसकी लेजिटिमेसी बढ़ा रहे हो। मुझे वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं लगती। अगर कुछ लोगों की जिंदगी संवर सके तो ठीक है ना, वो डिक्टेटर हो या डेमोक्रेटिक हो, उस पे इतना फोकस क्यों? हाँ नहीं, और ये नहीं है कि वो सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे शायद लोग पॉलिटिक्स को खराब वर्ड समझते हैं ना, कि आप ये बोले कि हम उस डिक्टेटर को डीलेजिटिमाइज करने के लिए वहां के लोगों को और गरीब बना देते हैं, चलो ठीक है, और फिर हम बोलेंगे देखो डिक्टेटर के अंडर में लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, अब तुम लोग गरीब हो रहे हो, अब तुम रेवोल्यूशन करो। हाँ, तो यहाँ पे आप नाइंसाफी लोगों के साथ कर रहे हो, आप उसके खिलाफ लड़ाई करो, डिक्टेटर के खिलाफ, वो एक अपनी जगह सच्ची लड़ाई है। अब उस सच्ची लड़ाई के लिए आप एक इंडिविजुअल्स के साथ में क्यों नाइंसाफी करना चाहते हो? बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों को जो कभी कभी पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं हावी हो जाता है, यहाँ पे पॉलिटिक्स थोड़ा ह्यूमैनिटी पे हावी हो रहा है। लेकिन प्रणय एक बात बताइए कि मान लीजिए कोई एक तानाशाह है जिसके की रेजीम में या फिर जिसके की देश में आरसीटी से कुछ लोगों के जो जीवन है वो थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन मान लीजिए वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है और कुछ समय बाद ऐसा कोई जीनोसाइड होता है जिससे कि उस कम्युनिटी पे को क्षति होती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा डायलेमा लगा कि नहीं, तो इसका अब ये कहने का मतलब नहीं है कि जो डिक्टेटर है वो आप बोल रहे हैं कि वो ठीक है, लेकिन आप डिक्टेटर को डीलेजिटिमाइज करने के लिए इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे उस एरिया में, इसका क्या मतलब? आप अपोज कीजिए, ये नहीं है कि आप डिक्टेटर को रहने दीजिए या उसको सपोर्ट कीजिए, लेकिन क्या लोगों को जाकर के वहां पे ह्यूमैनिटेरियन काम नहीं करना चाहिए कि लोगों के भलाई के लिए कुछ हो? ये दो अलग अलग पहलू है ना, दोनों को मिलाने की क्या जरूरत है हमेशा? ठीक है, तो मजा आया पूर्व, थैंक यू, आप आए और काफी कुछ चर्चा की हम लोगों ने आरसीटी के बारे में, कुछ हम लोगों ने उदाहरण डिस्कस किए और फिर हम लोगों ने इसकी कई आलोचनाओं की भी विस्तार में चर्चा की। हम लोग इस एपिसोड पेज पे पुअर इकोनॉमिक्स जिस बुक पर यह आधारित है वह भी शेयर करेंगे, उसकी लिंक, और ये सब आलोचनाओं की भी लिंक शेयर करेंगे। जरूर पढ़िएगा और बताइए हमें ये चर्चा आपको कैसे लगी। शुक्रिया। और मैं सबसे ज्यादा चाहूंगा प्रणय कि हमारे श्रोता, खासकर पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में भी काफी एक इमोशनल वर्ड है, तो ये हमारे खासकर ये जो एनालिसिस है कि ये डीपॉलिटाइजेशन अच्छा है या आपको लगता है कि हाँ पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकिंग के पार्ट में, ये जरूर हमें बताइए। और इन जनरल आरसीटी एक टूल है, ये मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। कबीरदास भी कह गए हैं कि जहाँ काम करे सुई क्या करे तलवारी, तो जहाँ सुई काम करे वहां सुई यूज कीजिए, जहाँ तलवार काम करे वहां तलवार यूज कीजिए। बिल्कुल। तो इस बात के साथ धन्यवाद। धन्यवाद प्रणय, धन्यवाद सौरभ। उम्मीद है आपको भी मजा आया।
यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. We'd like to thank our sponsors on the network this week. Thank you, HDFC Life, for coming on board. Also, would like to thank Storytel for continuing the long time advertising that they've been doing with us. And if you have a brand and you'd like to advertise with us, please send us an email. We'd love to talk to you. And let me tell you a couple of things that you should check out this week. On Top Tales, Madhuri tells the story of Manjula Taylor, who stitches buttons on each piece of clothing as she paves her way as a working mother. On the Pragati podcast, Amol Agarwal gives Pawan a tour of the rise of modern banking in India. On Edges and Sledges, there's a bonus episode out where DJ, Ashwin and Varun have a special guest on, Craig McMillan, former New Zealand cricketer. On Paisa Vaisa, Anupam is joined by Avinash Luthria, a SEBI-registered investment advisor, to talk about 5 common misconceptions around investing. On Puliyabazi, hosts Saurabh and Pranay discuss the randomized control trials that led to the economics Nobel Prize. Thanks and keep listening. Hi, I'm Sarayu Natarajan. And I'm Alok Prasanna Kumar. And we are the hosts of the Ganatantra podcast. On this podcast, we speak to academics, social scientists, journalists and activists to find out what's actually going on in Indian politics. On this podcast, we stay away from personality politics, intrigue and gossip, and instead focus on the data, research and analysis that drives all this. So tune in to the Ganatantra podcast, where new episodes are out every Wednesday on the IVM podcast app, website, or wherever you listen to your podcasts.